तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का हिंदी का परीक्षा है, ठीक है ना। आज आप लोगों का हिंदी का परीक्षा है और आप लोगों से हमारा यह उम्मीद है कि आप लोग एकदम जाएंगे क्लास में, यानी कि परीक्षा हॉल में, और एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख करके आएंगे। रात में हम आप लोगों को पूरा हिंदी का जो किताब है वहां से प्रैक्टिस करवा दिए थे, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी इस समय प्रैक्टिस करवाएंगे पूरा व्याकरण खंड का। क्योंकि आपको पता है कि जितना प्यारे बच्चों हिंदी की किताब का महत्व है उससे कई एक गुना ज्यादा नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा व्याकरण का महत्व है। समझ गए ना। क्योंकि 55 नंबर का लगभग व्याकरण पूछा जाता है और 45 नंबर का लगभग प्यारे बच्चों किताब से पूछा जाता है। तो हम लोग 45 नंबर का तो तैयारी कर चुके हैं, बाकी बच गया है प्यारे बच्चों 55 नंबर का, जिसका तैयारी हम लोग अभी करेंगे, इस समय करेंगे। और व्याकरण से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये प्यारे बच्चों अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पूरा हिंदी का व्याकरण देखने वाले हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। सारे बच्चे भाई जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और क्लास को एक बार लाइक और एक बार शेयर कर दीजिए। जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़िए और क्लास को ना लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आज का क्लास जो अभी हम आपको यहां पढ़ाएंगे वही सारे क्वेश्चन जाकर के पूछे जाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों आज का क्लास आप लोग को कर लेना बहुत जरूरी है। इस क्लास को अगर छोड़ करके जाएंगे तो फिर आप बहुत कुछ छोड़ करके जाएंगे, और इस क्लास को अगर करके जाएंगे तो आप बहुत कुछ यहां से सीख करके जाएंगे, बहुत सारे नंबर यहां से ले करके जाएंगे। समझ गए ना। देखिए, हम बार बार आपको एक बात बोलते हैं कि देखिए, ज्यादा इस एग्जाम का वैल्यू नहीं है, इस एग्जाम का वैल्यू ज्यादा नहीं है। इस एग्जाम का वैल्यू उतना ही है जितना हम आपको एक लाइन में समझा सकते हैं कि जब आगे 15 अगस्त आने वाला है प्यारे बच्चों, 15 अगस्त आएगा ना, तो जिस कॉपिया पर अभी लिख करके आप लोग आ रहे हैं ना, उसी कॉपिया पर जिलेबी बटेगा। समझ गए ना। जिस कॉपी पर अभी आप लोग आंसर लिख करके आ रहे हैं उस कॉपी पर कुछ दिन के बाद जिलेबी बटेगा। समझ गए। तो उतना ही वैल्यू इस एग्जाम का होता है, लेकिन इस एग्जाम का वैल्यू भले उतना हो नंबर पर्पज से, लेकिन आपके पर्पज से इस एग्जाम का वैल्यू प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपके आपके लिए ना इस एग्जाम का महत्व ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा और थोड़ा ध्यान लगा करके पढ़िएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, आगे हम लोग देखते हैं और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बिना देर किए और थोड़ा सा हम लोग आज फास्ट चलेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी से बताना है, ठीक है ना। ये व्याकरण वाला बुक कहाँ गया। हाँ, थोड़ा सा प्यारे बच्चों हम व्याकरण का एक बुक ले लेते हैं, ताकि वहां से आप लोगों को हम ये चीज बता सकें कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले जो बच्चे टॉपर बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट टर्मिनल है। असली बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको यही सब न तैयार करेगा। समझ गए ना। असली बोर्ड एग्जाम का तैयारी आपको यहाँ से होगा, नोट्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। समझ गए, ये सब कुछ प्यारे बच्चों आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक मोटिवेशन के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। जबरदस्त मोटिवेशन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जबरदस्त मोटिवेशन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। ध्यान से सुनिएगा। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारों से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर अपना नसीब तू क्यों अपनी मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सबसे पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। अच्छा, उच्चारण स्थान के बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें, क्योंकि यहां पर तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करवाएंगे ही। बाकी प्यारे बच्चों, अगर आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं तो किस तरीके से आप उच्चारण स्थान वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपके मुंह में जीभ है ना। आपके मुंह में जीभ है। अरे है कि नहीं है। है ना। तो जीभ है ना प्यारे बच्चों। जीभ
किसी भी शब्द को बोलते समय या फिर किसी भी वर्ण को बोलते समय जिस भाग को जाकर के छूता है, जिस भाग को जाकर के स्पर्श करता है, वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है। समझ गए ना? बोलते समय जीभ मुंह के जिस भाग से स्पर्श करता है उसी को कहते हैं उच्चारण स्थान। जैसे प्यारे बच्चों, अगर आप भ बोलेंगे, भ, अगर आप भ बोलते हैं ना तो देखिएगा ओष्ठ जो है ना वो दोनों आपस में सट रहा है। समझ गए? ये बाहरी हिस्सा है उच्चारण स्थान का। तो अगर भ बोलेंगे तो दोनों ओष्ठ सटेगा, बिना दोनों ओष्ठ सटे हुए ना कोई भ नहीं बोल सकता है ना। बोल करके देख लो, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं एक बार, ठीक है ना? भ बोल करके देखते हैं बिना ओष्ठ सटाए हुए। हाँ, हाँ, हा बोला जाता है। भा की जगह क्या बोला जाता है? हा। मतलब कि अगर मुंह खोल करके आप बोलेंगे तो हा बोला जाएगा। तो इसका देख रहे हैं ना, भा बोलते समय दोनों ओष्ठ क्या हो रहा है, सट रहा है। तो इसका मतलब कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। पहला का एकदम आसान प्रश्न। उसके बाद दूसरा, गा का उच्चारण स्थान क्या है? प्यारे बच्चों, अगर आप गा बोलते हैं ना तो यहां से आवाज आता है, कंठ से आवाज आता है। बोलने का प्रयास तो करिए एक बार। गा बोलते हैं ना तो यहां से आवाज आता है, इसका मतलब कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। समझ गए ना? उसमें भी बहुत सारे नियम है कि जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग कहने का मतलब प्यारे बच्चों क ख ग घ। समझ गए ना? क ख ग घ, ये चारों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अंग। अब प्यारे बच्चों बताइए, प्रत्येक वर्ण का जो पांचवा वर्ण होता है ना, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ण का जो पांचवा वर्ण होता है उसको नासिक वर्ण बोलते हैं। समझ गए ना? उसको क्या बोलते हैं, नासिक वर्ण। यानी कि उसका जो आवाज होता है ना वो नाक से निकलता है। लेकिन अभी हम आपको बताया कि टोटल जो क वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। तो क ख ग घ अंग, तो ये सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। हालांकि अंग नासिक के वर्ण भी, अगर ऑप्शन में कंठ ना लिख करके नासिक लिखा हुआ रहे तो ये भी प्यारे बच्चों आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, त का उच्चारण स्थान क्या होता है, ध्यान रखिएगा, त थ द ध, ता था दा धा। अगर आप ता था दा धा बोलेंगे ना तो जीव आपका ऊपर वाला दांत को जाकर के स्पर्श कर रहा है, आप देख लीजिए। और अगर ऊपर वाला दांत को स्पर्श करे मतलब कि उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण आप लोग पढ़े हैं ना। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के प्यारे बच्चों 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद है टवर्गीना का उच्चारण स्थान क्या है, टवर्गीना, ठीक है, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, कुछ भी बोल ले, जीभ जो है ना देखिएगा मुंह के ऊपर वाले हिस्से को जाकर के टच कर रहा है। मुंह जो है ऊपर वाले हिस्से को टच करता है और ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है मूर्धा। समझ गए ना? तो टा ठा डा ढा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। और टवर्गी ना का उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्लास को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए सारे बच्चे मिलकर के। भाई जब तक आप लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। 1-1.5 घंटा में हम आपको इतना समझा देंगे ना कि आपका परीक्षा में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए सारे बच्चे जल्दी से एक बार ना, सारे बच्चे जल्दी से एक बार ना क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करिए। तो फटाफट से सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर करिए, एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम मचा दीजिए। आज हिंदी है ना प्यारे बच्चों, द का उच्चारण स्थान बता दीजिए। अभी हम आपको बताए हैं ना, ता था द, ता था द ध, कुछ भी बोलिए, जीभ जो दांत को टच कर रहा है मतलब दंत हो जाएगा उच्चारण स्थान। आगे बताइए, व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान क्या होता है। जैसे प्यारे बच्चों म हम लिख दिए और म में हलंत लगा दिए, ठीक है ना, गा लिख दिए, ग में हलंत लगा दिए। किसी भी वर्ण में अगर हम लोग हलंत लगा देते हैं ना तो इसका मान आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी वर्ण में अगर हम लोग हलंत लगाते हैं तो उसका मान जो है ना वो आधा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बताइए ई, दीर्घई ई। देखिए ई 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हर्षई ई और एक होता है दीर्घई। ऊपर में से कर दिए तो ये दीर्घई ई हो गया। और हर्षई दीर्घई ध्यान रखिएगा दीर्घ स्वर में आता है। जाहिर सी बात है कि दीर्घई ई है ना तो ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, दीर्घ ई है ना तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किस में परिवर्तन हो जाता है, अ में परिवर्तन हो जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। आगे है पा का उच्चारण स्थान, पा फा बा भ। जब भी बोलिएगा ना तो दोनों ओष्ठ सटेगा, दोनों ओष्ठ सटेगा। बिना ओष्ठ सटे हुए पाफा पाभा आप बोल ही नहीं सकते हैं, मतलब कि उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। आगे बताइए का वर्ण, तो का खा गा घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है, आपको बताए थे। का से कंठ, तो भाई का, समझ गए ना, का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। मजा आ रहा है ना? बताइए जल्दी से, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। आगे बताइए, धा का उच्चारण स्थान, ता था दा ध, तो धा का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध।
द थ द ध, इसका तो दंत होना चाहिए था, दंत तो कहीं दिया नहीं है, दंत तो कहीं दिया नहीं है, गलत है इसका। धा का उच्चारण स्थान क्या है, इसका दंत हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इसका दंत नहीं तो अगर यहाँ पर घ रहता, घ हमको लगता है ना कि घ के जगह पर ध लिखा गया है, यहाँ पर ना घ है, ध नहीं है, घ है, और घ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, क ख ग घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आगे, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से सुशक्त हो जाए, सॉरी, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। दो व्यंजनों से अगर संयुक्त हो जाए ना तो उसको कहते हैं संयुक्त ध्वनि। क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि। डी ऑप्शन सही होगा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संयुक्त ध्वनि, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छ का उच्चारण स्थान क्या है? च, छ, ज, झ। ये जब भी बोलिएगा ना, देखिएगा कि जीभ जो है ना, जो दांत से ऊपर वाले, दांत से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा को टच कर रहा है और दांत से थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से को तालु कहते हैं, तो यानी बी ऑप्शन सही होगा। आ, दीर्घई, दीर्घऊ का उच्चारण स्थान, अभी अब आपको बताया है ना, दीर्घई हो गया, दीर्घऊ हो गया, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है, तो जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? दीर्घ स्वर है, तो ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद फ का उच्चारण स्थान क्या है? प, फ, तो होस्ट सट रहा है, जवाब हो जाएगा ओष्ठ। कितना आसान है उच्चारण स्थान, देखिए। टा का उच्चारण था टा, अभी पढ़े ना कि टा बोलते हैं तो ऊपर में जाकर के सटता है, जवाब हो जाएगा मूर्धा, 18 का बी ऑप्शन। अगर इतना क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, समझ गए ना? ओह, संयुक्त ध्वनि हो जाएगा। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि कहलाती है, संपृक्त कहलाती है प्यारे बच्चों। संयुक्त, संपृक्त, संयुक्त होगा कि संपृक्त होगा भाई? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, दो व्यंजन से हो जाए, तो उसको संपृक्त ध्वनि कहते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा, संपृक्त ध्वनि कहते हैं। संयुक्त हम बोल दिए होंगे, संपृक्त ध्वनि कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? संपृक्त ध्वनि कहते हैं, डी ऑप्शन सही होगा, संयुक्त ध्वनि मत लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए। अच्छा, अब संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अब ना संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन आ गया। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? भेद कितने होते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। संज्ञा के 5 भेद। कौन कौन से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, बताइए? संज्ञा के 5 भेद कितने होते? जल्दी से बताइए। 5 भेद होते हैं ना? 5 भेद होते हैं। तो पांचों भेद से संबंधित क्वेश्चन प्यारे बच्चों अभी हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें पांचों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वह होता है भाववाचक संज्ञा। यहां से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, समझ गए ना? भाववाचक संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ही भाववाचक संज्ञा के साथ शुरुआत कर दिया। देखिए भाववाचक संज्ञा पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता देते हैं, तुरंत 1 सेकंड में पहचान लीजिएगा कि कौन भाववाचक संज्ञा है। आप लोग कहते होंगे कि सर तुरंत समझा देते हैं। प्यारे बच्चों, हम दोनों तरीके से समझाना जानते हैं। अगर आप इमरजेंसी में हैं तो उस समय भी तुरंत समझाएंगे, और अगर आप एकदम आसान, मतलब कि रिलैक्स मूड में है, तो वहां पर भी हम आपको समझा देंगे। 14 नंबर का एक बार मिलान कर लीजिएगा भाई, देख लीजिएगा। 14 नंबर शायद हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, देख लेते हैं, इंटरनेट पर सर्च मार लेते हैं एक बार हम, ठीक है ना? सही है, सही है प्यारे बच्चों, डी नंबर ऑप्शन ही होगा, संपृक्त ध्वनि। कुछ बच्चे यहाँ पर संयुक्त देख करके ना संयुक्त ध्वनि लिख रहे हैं, जबकि इसका सही जवाब संपृक्त ध्वनि ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपृक्त ध्वनि ही हो जाएगा, तब ना बोले। इतना भी दिमाग है यार कि कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन गलत नहीं, समझ गए ना? भले कंफ्यूज हो सकते हैं, आप लोग हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे देखिए ना, सही बताए थे लेकिन आप लोग बोल दिए कि सर फिर से। चलिए, हाँ, तो भाववाचक संज्ञा पहचानने का एक तरीका बता रहे थे। देखिए भाववाचक संज्ञा पहचानने का तरीका है कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा होगा। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जिसे हम सिर्फ क्या महसूस कर सकते हैं, जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा प्यारे बच्चों हम छू सकते हैं क्या? बूढ़ा आदमी को छू सकते हैं, बुढ़ापा को हम लोग नहीं छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं कि वो आदमी बूढ़ा हो गया है। सुंदरता, सुंदरता को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं,
जाकर के हम किसी को टच कर सकते हैं लेकिन सुंदरता को टच नहीं करेंगे। ईमानदारी, ईमानदारी को हम कभी टच नहीं कर सकते हैं, बस ईमानदारी को महसूस किया जा सकता है। बेईमानी, बेईमानी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, तो उसे ही हम लोग भाववाचक कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिए ना, भाववाचक संज्ञा कौन है? पहाड़ को टच कर सकते हैं, नदी को टच कर सकते हैं, राम को टच कर सकते हैं। क्या कोई बुढ़ापा को टच कर सकता है? नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ये भाव है। तो इसलिए प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अच्छा ये बताइए, जो कलम शब्द है वह कौन सी संज्ञा है? कलम, अगर हम प्यारे बच्चों कलम बोलते हैं, अगर हम लोग मोबाइल बोलते हैं, अगर हम लोग लड़का बोलते हैं, अगर हम लोग लड़की बोलते हैं, तो सिर्फ एक लड़का का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि संपूर्ण पूरा जाति का बोध हो रहा है ना। जैसे हम कलम बोल रहे हैं तो पूरा कलम जाति का बोध हो रहा है, जितना भी दुनिया में कलम है सबका बोध हो रहा है। तो जब सबका बोध हो रहा है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दीजिए सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा, देखिए प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पर भीड़ भाड़ का बोध हो, जहां पर भीड़ भाड़ का बोध हो वो कहलाता है समूहवाचक संज्ञा। और सभा एक व्यक्ति से नहीं होता है, सभा में भीड़ होता है, और भीड़ है तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है ना? हाँ भैया जी 5 नंबर देख लीजिए एक बार। अच्छा बाबूजी देख लेते हैं, क्या बात है भाई, 5 नंबर बोल रहा है मेरा एक छोटा भाई। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है मेरे भाई। कौन सा देख रहे थे? अब हमको जरा ना एक बार पूरा जाने दो यार, ठीक है ना, पूरा जाने दो, क्वेश्चन ढेर सारा है, फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। देखिए यहाँ हो गया ना। अच्छा सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश कहने का मतलब किसी खास व्यक्ति को हम बोल रहे हैं, सुरेश कहने का मतलब किसी खास व्यक्ति को बोल रहे हैं, और अगर खास व्यक्ति को बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना? आगे तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान कहने का मतलब कि दुनिया में जितने भी सारे तूफान आते हैं सबका बोध हो रहा है, और ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा? मित्र शब्द का भाववाचक प्यारे बच्चों मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। देखिए सर्दी को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सर्दी को छुआ नहीं जा सकता है, तो ये हो जाएगा ए नंबर। अगला, मैदान में सभा हो रही है, यहां सभा कौन संज्ञा है? बताइए, मैदान में सभा हो रही है, यहां सभा कौन संज्ञा है? तो 26 का जवाब क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा है। सभा कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। आगे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे दूध, घी, पनीर, मटर, क्या चूड़ा, दही, कुछ भी बोल दो यार, सब क्या हो जाएगा? जिसको भी नापा या तौला जाए उसे कहते हैं द्रव्यवाचक। यहां है प्यारे बच्चों की द्रव्यवाचक किसको नापा या तौला जा सकता है? गुच्छा को कोई नहीं नाप तौल सकता है, शहर को कोई नहीं नाप तौल सकता है, कक्षा को नहीं, बल्कि यहां पर तेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन संज्ञा का भेद है? पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, ये सब प्यारे बच्चों संज्ञा का भेद नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, देखिए नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? गाय से संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, नदी से संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, शहर से प्यारे बच्चों संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, लेकिन विवेकानंद एक व्यक्ति थे तो व्यक्तिवाचक ये हो जाएंगे ना। तो कौन जातिवाचक नहीं है? तो विवेकानंद, ये व्यक्तिवाचक है। आगे बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? जाहिर सी बात है बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। क्या हो जाएगा? भाववाचक, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावा, भले प्यारे बच्चों हम लोग टी शर्ट को छू सकते हैं, शर्ट को छू सकते हैं, कोई पहनावा को सिर्फ महसूस कर सकता है, तो पहनावा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा, पहनावा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। आगे अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? अक्टूबर कहने का मतलब होता है किसी खास महीने का बोध कर रहे हैं, और जहां पर किसी खास का बोध हो जाए माय डियर, उसको कहते हैं, खास का बोध हो जाए उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक। उसके बाद है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? देखिए प्यारे बच्चों, गिरोह में बहुत सारे व्यक्ति शामिल होते हैं। जैसे पेपर में आप लोग न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि चोर का गिरोह पकड़ाया, ठीक है ना, ठीक है ना, चोर का गिरोह पकड़ाया। गिरोह मतलब बहुत सारा आदमी पकड़ाया, और बहुत सारा आदमी पकड़ाया मतलब ये समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद
पानी शब्द, पानी प्यारे बच्चों लिक्विड है, पानी को हम लोग नाप तौल सकते हैं। जैसे इस बोतल में 1 लीटर पानी है तो हम लोग इसको नाप दिए है ना कि 1 लीटर पानी है, और जब नाप दिए तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह प्यारे बच्चों बस एक हुआ है, ढेर सारा नहीं हुआ है। सिपाही विद्रोह अपने आप में खास है, और जो चीज खास है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बचपन से आप लोग संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन, समझ गए ना, यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं मेरे दोस्त, ध्यान रखना, सच कहता हूं मेरे दोस्त, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। पंडित जी जो कुंडली लिख देते हैं ना जन्म के बाद, इसका कुंडली ये, इसका भाग्य ये, इसका भाग्य ये, अरे भाई मेहनत के बदौलत तो हाथ का लकीर बदला जा सकता है। मेहनत के बदौलत तो हाथ का लकीर बदला जा सकता है। एक व्यक्ति था, वो अपने मेहनत पर भरोसा करता था, उसका हाथ का लकीर उल्टा था। पंडित जी बोल रहे थे कि बेटा तुम्हारा हाथ का लकीर उल्टा है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वो आदमी ब्लेड लिया और हाथ के लकीर को उसको मिटा दिया और दूसरा एक लकीर खींच दिया काट करके, और कह दिया कि पंडित जी देख लीजिए, हम खुद अपने लकीर को बना सकते हैं और हम अपने खुद मेहनत से अपनी लकीरों को बदलेंगे। और प्यारे बच्चों वह मेहनत से अपनी लकीरों को बदल लिया। समझ गए ना? तो भाग्य से ज्यादा और मेहनत से ज्यादा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। समझ गए ना? भाग्य पर भरोसा मत करिए, ठीक है ना? भाग्य की आजमाइश तो जुए में की जाती है, भाग्य की आजमाइश तो जुए में की जाती है, ध्यान रखिएगा। सितारे भी अपनी जगह बदल लेंगे यदि आप तन मन धन लगा देंगे। चलिए, तुम क्या खा रहे हो कौन सा सर्वनाम है? चलिए बाबू अब सर्वनाम से संबंधित प्रश्न आ गया। यहां पर क्या जो है ना वह कौन सा सर्वनाम है? अगर प्यारे बच्चों क्या के बारे में हम लगा दिए कि तुम क्या खा रहे हो, भाई मतलब हम तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम क्या खा रहे हो, तो यहां पर हो जाएगा प्रश्नवाचक। ध्यान रखिएगा। 958 बच्चों ने अभी तक लाइक किया है और लगभग 1400-1500 बच्चे जुड़े हुए हैं। बताओ भाई, इतना बच्चा जो अभी तक लाइक नहीं किया है, कौन लाइक करेगा भाई? बताओ, इतना एनर्जी लग रहा है, लाइक भी नहीं करोगे तो एनर्जी मिलेगा कहां से? हैं? सुबह सुबह कहां से एनर्जी मिलेगा हमें? तो लाइक जरा दबा करके करो भाई, ठीक है ना? जल्दी से प्यारे बच्चों, फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कविता मैंने लिखी है, इसमें रेखांकित शब्द कौन है? यहां पर प्यारे बच्चों मैंने जो है ना ये रेखांकित शब्द है, बता दीजिए। मैंने लिखी है, मैंने लिखी है, और हम ना निजता को कहा जाता है, जैसे कहते हैं ये हमारा निजी है, निजी मतलब ये हमारा है, तो मैंने मतलब हमारा, तो ये हो जाएगा निजवाचक। समझ गए? आगे, कौन शब्द सर्वनाम है? संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहां पर संज्ञा के बदले में आप आया है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है भाई? यहां पर इसमें मैं सर्वनाम है, नाम आ गया तो संज्ञा हो गया। ध्यान रखिएगा, नाम आ गया तो संज्ञा हो गया, और नाम के बदले में मैं, तुम, आप, वह, ये सब लगाते हैं ना, ये सब सर्वनाम हो गया। उसके बाद सर्वनाम का भेद कौन सा है? सर्वनाम के भेद प्यारे बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा का भेद है, जातिवाचक संज्ञा का भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, ये जो संबंधवाचक आप देख रहे हैं ना, ये प्यारे बच्चों संबंधवाचक किसका भेद है? संबंधवाचक किसका भेद है? संबंधवाचक संज्ञा का भेद है, याद रखिएगा। आगे बताइए, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? देखते के साथ आपको पता चल जाएगा कि सर्वनाम कौन है। वह जो है ना वो सर्वनाम है। उसके बाद है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी बहुत सारे भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद निश्चयवाचक नहीं है। बाकी अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, समझ गए ना? बाकी निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, सॉरी निश्चयवाचक पुरुषवाचक का सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। समझ गए ना? संज्ञा का 5 बेटा है, सर्वनाम का 6 बेटा है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सर्वनाम है? फिर से क्या आ गया ना, और क्या प्यारे बच्चों सवाल पूछ रहा है, बोलते हैं ना तुम्हारा क्या नाम है, मतलब हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे है मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? मैं आप चला जाऊंगा यानी कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, और ये प्यारे बच्चों निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना? यहां पर छूट गया है,
मैं अपने आप चला जाऊंगा। अपने आप मतलब हम अपने निजी पर हम अपने निज पर भरोसा कर रहे हैं ना। चलिए आगे, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपने को सुधार रहा है। और जहां पर अपने शब्द आ जाए ना, अपने अपने के लिए आ जाए ना, तो वहां पर निजवाचक होता है, जवाब हो जाएगा निजवाचक। आगे, रुचि शब्द का विशेषण क्या है प्यारे बच्चों? रुचि का विशेषण, तो रुचि का विशेषण रुचिकर होता है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। रुचि का विशेषण क्या होता है? रुचिकर होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में नरक का विशेषण कौन सा है? बताइए, नरक का विशेषण कौन सा है? तो नरक का विशेषण हो जाएगा नारकीय। 48 का बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। नरक का विशेषण नारकीय हो जाएगा। उसके बाद 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल, ये परिमाण बता रहा है कितना गज, तो 4 गज। कितना गज? 4 गज। और 4 गज ये परिमाण बता रहा है, तो परिमाण बोधक हो जाएगा। आगे कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है प्यारे बच्चों? इसमें से परिमाणवाचक कौन है? तो जो परिमाण बता दे, जैसे प्यारे बच्चों थोड़ा सा, ढेर सारा, बहुत सारा, ये सब परिमाण बता रहा है ना, तो यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। याद रहेगा ना? चलिए आगे, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। कौन प्यारे बच्चों विशेषण का भेद नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक होता है, लेकिन प्रविशेषण, प्रविशेषण यह विशेषण का भेद नहीं है। प्रविशेषण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बतला दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अगर पूछ दे तो लिख लीजिएगा, जो विशेषण की भी विशेषता बतला दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं सुंदर, वो वह लड़की सुंदर है, तो यहां पर सुंदर विशेष क्या हो गया? विशेषण हो गया। वह लड़की का विशेषता बतला रहा है कि लड़की कैसी है? सुंदर है। लेकिन अगर हम बोल दें कि लड़की बहुत सुंदर है, तो देख रहे हैं ना, सुंदर था वो विशेषण था, बहुत लगा दिए तो वो विशेषण का भी विशेषता बतला दिया कि बहुत सुंदर है। मतलब सुंदर तो है लेकिन उसमें भी बहुत सुंदर है, तो बहुत शब्द प्रविशेषण हो जाएगा। समझ गए ना? तो यहां पर प्यारे बच्चों प्रविशेषण के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है इसमें गुणवाचक? तो प्यारे बच्चों अगर किसी का गुण का पता चले, दोष का पता चले, तो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे वह लड़का अच्छा है, वह लड़का खराब है, तो अच्छा और खराब ये सब गुणवाचक हो गया ना, तो डी ऑप्शन सही होगा। आगे है परिमाणवाचक, परिमाण का बोध करा दे, थोड़ा सा परिमाण का बोध करा रहा है, ये हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अभी हम आपको बताए हैं कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है, तो जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः प्यारे बच्चों 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? अभी हम आपको बताए ना, जो विशेषण की विशेषता बतला दे उसे प्रविशेषण कहते हैं, तो ये हो जाएगा विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। समझ गए? 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन, यहां पर संख्या का बोध नहीं हो रहा है क्या? बताइए तो, संख्या का बोध प्यारे बच्चों नहीं हो रहा है। 30 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, संख्या का बोध हो रहा है ना, और जहां संख्या का बोध हो जाए उसे कहते हैं संख्यावाचक। आगे है कि कलंक शब्द का विशेषण, कलंक, समझ गए ना? कलंक शब्द का विशेषण कलंकित हो जाएगा प्यारे बच्चों, कलंकित। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, उदय शब्द का विशेषण, उदय का विशेषण उदित होता है, उदित, उदित शब्द का, हाँ कलंक, सॉरी, उदय का विशेषण उदित होता है, ठीक है ना? रामायण का एक दोहा पढ़े होंगे आप लोग तो रामायण पढ़ते ही नहीं है ना, आप लोग तो ज्यादा किताब पढ़ते हैं हिंदी का, है रामायण पढ़ते हैं। उसमें एक दोहा है, उदति उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, बिरसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो उदति, उदति मतलब सूर्य उदय होना, ध्यान रखिएगा, तो उदय का उदित शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए बहुत, बहुत परिमाण बता रहा है ना कि दूध तो है लेकिन कितना है? बहुत सारा दूध है, दूध तो है लेकिन बहुत है, तो ये परिमाण बोधक हो जाएगा। आगे है ग्राम शब्द का विशेषण, तो ग्राम शब्द का विशेषण प्यारे बच्चों ग्रामीण होता है, ग्राम का ग्रामीण। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मोटिवेशन देख लेते हैं। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एकदम लाजवाब है, आपके अंदर एकदम ऊर्जा पैदा कर देगा। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर मेरे दोस्त, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। समझ गए ना? बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए।
चलिए प्यारे बच्चों, इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? अरे हम इधर बोलते हैं तो कुछ बच्चे ना इरशाद इरशाद बोलते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग। तो प्यारे बच्चों, कुछ लोग देख रहे हैं ना, जैसे मान लिया जाए संख्यावाचक में ही आ जाएगा, ये समझ गए ना? कुछ लोग, जैसे हम बोल रहे हैं कुछ लोग मैंने 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग होंगे, तो कुछ लोग ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बता दीजिए। परिवार शब्द का विशेषण। परिवार का पारिवारिक होता है। क्या होता है? पारिवारिक। पारिवारिक कहां पर है भाई? हाँ, ये नंबर ऑप्शन में। अगला, स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन कारक है? अब देखिए कारक में हम लोग पहुंच गए। अब कौन से टॉपिक में आ गए? कारक में। अब देखिए कह रहा है स्नेह को मारक किस शब्द रेखांकित शब्द कौन कारक है? को। देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे कारक, ठीक है ना, कारक पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो शॉर्टकट में बता देते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं प्यारे बच्चों। कर्ता, तो कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता ने। उसके बाद होता है कर्म, तो कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को। करण, करण का चिन्ह होता है से। कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान का होता है के लिए। अगर कहीं पर के लिए लिखा हुआ है तो समझिए कि वो संप्रदान कारक है। संप्रदान के लिए। अपादान, जुदाई में बोध होता है अपादान का। जहां पर भी जुदाई हो रहा है ना वहां पर अपादान से। जैसे प्यारे बच्चों अगर हम बोल रहे हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह लड़की घर से बाहर जाती है, बिल्ली छत से कूद गया, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब जुदाई करा रहा है ना, देख रहे हैं, तो अपादान से लग जाएगा। उसके बाद संबंध, उसके बाद संबंध, तो संबंध होता है का, के, की। जैसे हम अगर बोल रहे हैं यह कलम किसकी है? हमारी है, तो ये सब संबंध बता रहा है ना। वह उसका बड़ा भाई है, तो यह सब संबंध बता रहा है ना। संबंध का, के, की। अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह होता है में, पर। ये सब अधिकरण हो गया, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का, के अधिकरण में, पे, पर। और संबोधन, संबोधन, तो संबोधन का प्यारे बच्चों क्या होता है? संबोधन का होता है हे। जिसे हम बोलते हैं हे भगवान, हे श्री रामचंद्र जी महाराज, तो यहाँ पर हे संबोधन कर रहे हैं ना, तो हे, हो, अहो, बोलते हैं ना किसी को, अहो इधर सुनो, समझ गए? अरे, किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं ना, संबोधित करते हैं ना, अरे इधर सुन कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। अरे लड़का इधर सुनो बोलते हैं ना, तो अरे। अजी, अजी, देखते हैं ना, बोलते होंगे सब महिलाएं अपने हस्बैंड को, अजी कहाँ जा रहे हैं, जरा इधर तो सुनिए, बोलते हैं ना, तो अजी। ये सब क्या होता है? ये सब प्यारे बच्चों होता है संबोधन। तो ये कर्ता के कुछ भेद होते हैं, सॉरी कर्ता बोल रहे हैं, कारक के कुछ भेद होते हैं, 8 भेद। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का, के किए, अधिकरण में, पे, पर। और संबोधन हे, हो, अरे, अजी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर कह रहा है को, तो मिला लीजिए, को कहां पर है प्यारे बच्चों? कर्म में है ना। कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबुल पर किताब है, टेबुल पर किताब है, यहां पर किस कारक का उदाहरण है? पर। ये वाला पर जो है ना किस कारक का? तो कर्ता ने कर्म को करण से, आप लोग अगर पढ़े होंगे अधिकरण, अधिकरण में बताया ना में, पे, पर। अधिकरण में, पे, पर, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रहेगा। चलिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को, यहां पर प्यारे बच्चों ये को है ना, ये किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो यहां पर कर्म कारक का उदाहरण है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल कर्म कारक है। आगे, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? गंदगी से बहुत घृणा है, तो यहां पर से, तो से क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से ना, तो यहां पर करण कारक हो जाएगा। आगे, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? चोर को मारा, को मारा, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो जाएगा ना। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे, घर से लौटा हुआ लड़का, किस कारक का उदाहरण है? घर से लौटा हुआ लड़का, तो प्यारे बच्चों ये घर से, यहां पर अगर आप देखेंगे तो घर से लौटा हुआ लड़का, यानी कि घर से उस लड़का का जुदाई हो चुका है,
घर से उस लड़का का जुदाई हो चुका है, और जहां भी जुदाई हो जाए उसको अपादान कारक कहते हैं, जहां पर जुदाई हो जाए उसको अपादान कारक कहते हैं। आगे, छत से उतरी हुई लता, देखिए छत से लता उतर चुकी है, यानी कि छत से लता का जुदाई हो गया है, तो जुदाई में हम लोग यूज करते हैं अपादान कारक। आगे है को के लिए, को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए होता है जी, सी हो जाएगा, संप्रदान को के लिए, ठीक है ना। एक कौन लड़का है भाई, दिख रहा है कि सर 67 नंबर गलत है। मीरा को गंदगी से घृणा है, कर्ता ने कर्म को करण से, गंदगी से घृणा है करण से, कहाँ गलत है यार, सही तो है, सही तो है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा, तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, अच्छा ये वाला, अच्छा इस प्रकार के वाक्य को ना थोड़ा सा ऐसे बनाया जाता है, जैसे देखिए हम लिखे हैं कि शिकारी ने बाघ को, शिकारी ने बाघ मारा, लेकिन यहां पर को शब्द जो है ना प्यारे बच्चों ये छिपा हुआ है, को शब्द जो है ये छिपा हुआ है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि किस वाक्य का उदाहरण है, तो को शब्द छिपा हुआ है, समझ गए। शिकारी ने बाघ को मारा, तो को शब्द तो इसमें क्या है, छिपा हुआ है, तो यह इसके अनुसार होगा, ने के अनुसार नहीं होगा, को के अनुसार होगा, और को के अनुसार हो जाएगा कर्म कारक। चलिए आगे, खेत शब्द है, बताइए खेत शब्द विदेशज है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये वाला क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए ना, 5-7 क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, आपको जवाब बता देना है या फिर देख लीजिएगा। खेत शब्द जैसे तद्भव हो जाएगा, उसके बाद आग शब्द है तो आग शब्द भी तद्भव हो जाएगा, उसके बाद मोर शब्द है, मोर शब्द भी तद्भव हो जाएगा। निम्नलिखित में योजक चिन्ह, अच्छा योजक चिन्ह के बारे में पूछ रहा है, योजक चिन्ह पता है किसको बोलते हैं? जैसे दो शब्द हम लिखते हैं, माता पिता, माता पिता लिखते हैं ना, बीच में देखते हैं माता पिता के बीच में हम इस प्रकार से डैश का चिन्ह लगा देते हैं, जैसे हम लिखते हैं भाई बहन, हम लिखते हैं भाई बहन, तो भाई बहन के बीच में देखते हैं हम डैश का चिन्ह लगा देते हैं, लगाते हैं ना, तो ये जो डैश वाला चिन्ह है ना प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब दो शब्दों को जोड़ने का ये काम करता है, ये चिन्ह जो है ना, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है, तो ये वाला है योजक चिन्ह, ठीक है। चलिए, भिक्षा शब्द है, भिक्षा कैसी शब्द है? भिक्षा शब्द है तत्सम। आगे पंख शब्द है, पंख है प्यारे बच्चों तद्भव, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे जब व्याकरण ना, उस समय बता देंगे। पिंजड़ा, पिंजड़ा भी प्यारे बच्चों तद्भव हो जाएगा, ठीक है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? अच्छा शब्द के भेद अब आ गया, शब्द के प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 4 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? याद रहेगा ना? शब्द के भेद याद रहेगा ना? हाँ, शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद, कहिएगा कौन कौन सर? शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद, बोलिएगा कौन कौन सर? तो तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, ये प्यारे बच्चों हो जाएंगे 4। 35 का सर सिपाही विद्रोह होगा, क्योंकि विद्रोह, विद्रोह, अरे देखिए एक बच्चा बोल रहा है कि सर 35 नंबर का डी होगा क्योंकि सिपाही विद्रोह, ठीक है ना, सिपाही विद्रोह। अब देखिए प्यारे बच्चों, सिपाही विद्रोह एक ही हुआ था ना, जो कि 1857 में हुआ था, कि 58 में हुआ था? 1857 में हुआ था। तो यहां पर सिर्फ विद्रोह आप मत देखिए, अगर विद्रोह देखेंगे तो विद्रोह बहुत सारे आदमी से होता है, तो यहां पर सिर्फ विद्रोह नहीं लिखा हुआ है, सिपाही विद्रोह लिखा हुआ है, समझ गए ना? क्या लिखा हुआ है? सिपाही विद्रोह। जैसे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल और देते हैं, तो सिर्फ विद्रोह के अनुसार आप समूहवाचक नहीं लिख सकते हैं, यहाँ सिपाही विद्रोह के अनुसार आपको लिखना होगा, और सिपाही विद्रोह एक हुआ है, खास है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक होगा। जैसे हम लिखते हैं किला, समझ गए ना? अच्छा दुनिया में तो बहुत सारे किला हैं भाई, महल बहुत सारा है, समझ गए ना? तो ये तो चला जाएगा किस चीज में? ये तो चला जाएगा जातिवाचक में। अगर हम सिर्फ लिखते हैं कि जो किला शब्द है, ये तो चला जाएगा जातिवाचक में, क्योंकि दुनिया में जितने भी सारे किला हैं सबका बोध करा रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम इस किला के पहले लाल जोड़ दें, तो अब हो गया लाल किला, और ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये खास है, क्योंकि ये खास है, समझ गए ना? क्योंकि ये खास है ना। तो प्यारे बच्चों आप आधा अधूरा शब्द को मत देखिए, पूरा शब्द को देखिए, और पूरा शब्द के अनुसार बनाइए कि क्या है क्या नहीं है।
चलिए आगे, विवाह शब्द कौन सा है? विवाह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? बताइए। विवाह प्यारे बच्चों क्या है? बताइए तो फटाफट से। विवाह शब्द क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो विवाह शब्द प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है ना। आगे, लिखावट क्या है? लिखावट बहुत सुंदर है, बोलते हैं ना तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसके बाद है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है, श्रीमान का श्रीमती। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, महाशय, महाशय का होता है महाशया। क्या होता है प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग शब्द? महाशया। याद रहेगा ना? है 66 नंबर गलत है भैया। 66 नंबर क्या है भाई, देख लेते हैं एक बार। कहाँ पर अभी हम लोग हैं? 84 नंबर पर। 84 नंबर पर अभी हम लोग हैं। 66 नंबर ये है, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक व्यक्ति है? कर्ता ने कर्म को। गलत कहाँ है बताओ जरा, कहाँ गलत है जरा बताओ ना, कहाँ गलत था भाई? गलत तो नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशया। ये तो हो गया ना। आगे प्यारे बच्चों, लोहा शब्द है। लोहा जो शब्द है ना वो पुल्लिंग है। ठीक है ना, लोहा शब्द पुल्लिंग है। समझ गए? जैसे लोहा का अगर चदरा मोटा रहता है तो हम लोग बोलते हैं ना लोहा बड़ा मोटा है। ये बोलते हैं कि लोहा मोटी है? नहीं ना बोलते हैं, लोहा मोटा है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। आगे, इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, इज्जत स्त्रीलिंग है। सभा शब्द का लिंग कौन होगा? सभा प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सभा स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग छात्रा होता है, छात्रा होता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अबला होता है, अबल का अबला, बोलते हैं ना वह बहुत अबला नारी है, बोलते हैं ना अबला नारी है, तो अबला स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। उसके बाद है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाता है, डी ऑप्शन सही होगा, बुद्धिमान का बुद्धिमती। उसके बाद है, सुख शब्द कौन लिंग है? तो प्यारे बच्चों सुख शब्द जो है ना वो पुल्लिंग है, सुख शब्द पुल्लिंग है। उसके बाद, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बाघ का बाघिन होता है, बाघ का बाघिन होता है। नारी का नारी शब्द है तो नारी स्त्रीलिंग है, ये तो सबको पता है। नारी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ये तो सबको पता है। ठीक है ना। चलिए आगे, आटा शब्द क्या है सर? आटा शब्द क्या है सर? आटा शब्द प्यारे बच्चों पुल्लिंग है, आटा क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है ना, आटा पुल्लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप लोग कर लेंगे ना। उसके बाद है, शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तनय का स्त्रीलिंग रूप तो तनया होता है, तनय का स्त्रीलिंग रूप तनया। आगे बढ़ते हैं, अकाल शब्द कौन लिंग है? अकाल प्यारे बच्चों पुल्लिंग हो जाएगा, अकाल पड़ गया, बोलते हैं ना बिहार में अकाल पड़ गया, ये नहीं बोलते हैं कि बिहार में अकाल पड़ गई, पड़ गई नहीं, अकाल पड़ गया। ठीक है ना, तो अकाल क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आगे बताइए, उपकार शब्द कौन लिंग है? उपकार प्यारे बच्चों पुल्लिंग है, उपकार क्या है? पुल्लिंग है, 97 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपकार पुल्लिंग है। आगे है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है भाई? लेखिका, डी ऑप्शन सही होगा, लेखक का क्या हो जाएगा? लेखिका हो जाएगा। समझ गए? चलिए ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों आगे जो हम देखते हैं, आगे जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे ना वो काल से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। किस चीज से? काल से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। काल कितने प्रकार के होते हैं? पढ़े होंगे टेंस आप लोग क्या? एक होता है वर्तमान काल, एक होता है प्यारे बच्चों वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, तीसरा होता है भविष्यत काल। क्या होता है? भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। देखिएगा जरा ध्यान से, वर्तमान काल जो समय अभी बीत रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो इसी को हम लोग देखेंगे, लेकिन तो उसके पहले थोड़ा सा मोटिवेशन। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, आहा हा, क्या बात है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद मेरी नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। कैसे है? मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूं
किस काल का उदाहरण है? जवाब हो जाएगा मैं पढ़ रहा हूं, मतलब वर्तमान में भी अभी पढ़ रहा हूं, यह हो जाएगा वर्तमान काल। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है राम खाता है जी, क्या कहता है? राम खाता होगा। क्या है प्यारे बच्चों? राम खाता होगा। और राम खाता होगा यानी कि ये आगे आप देख रहे हैं राम खाता होगा, मतलब है तो वर्तमान काल, इतना तो कन्फर्म है, राम खाता होगा मतलब अभी खा रहा होगा। लेकिन संदिग्ध है, ये कन्फर्म नहीं है कि वो खा ही रहा है कि नहीं खा रहा है, तो ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? संदिग्ध वर्तमान। ठीक है ना। चलिए आगे। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया, हम लोग किसी से पूछते हैं ना, मोहन आया मतलब जब हम पूछ रहे हैं उसके पहले आने का काम हो चुका होगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों सामान्य भूतकाल। उसके बाद है भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल 2 प्रकार के होते हैं। चलिए वह देखता है किस काल का उदाहरण है? वह देखता है मतलब वर्तमान में देख रहा है, ये वर्तमान काल का उदाहरण है। उसके बाद है यह आया था, यह किस काल का उदाहरण है? तो यह आया था भूतकाल का उदाहरण है। फिर है सुनीता रो रही है, सुनीता रो रही है तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। उसके बाद है संगम शब्द का संधि विच्छेद, तो संगम का सम जोड़ गम होता है प्यारे बच्चों, सम जोड़ गम होता है, सम जोड़ गम होता है, डी ऑप्शन होगा, सम जोड़ गम से संगम बन जाता है। ठीक है ना। उसके बाद अंतःपुर का संधि विच्छेद, अंतः जोड़ पुर से होता है अंतःपुर। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद देखिए संधि मतलब क्या होता है? संधि मतलब होता है प्यारे बच्चों, संधि मतलब होता है जोड़ना, संधि मतलब जोड़ना। और अगर हम इसमें संधि विच्छेद लगा दें तो, संधि विच्छेद लगा दें तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद मतलब होता है तोड़ना। ठीक है ना। तो संधि मतलब जोड़ना, दो शब्द आपस में जुड़ेगा उसको संधि कहेंगे, और दो शब्द अलग अलग होगा उसको संधि विच्छेद कहेंगे। समझ गए ना। तो दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद, दुर्गंध का होता है दुह जोड़ गंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यायाम शब्द का वी जोड़ आयाम होता है प्यारे बच्चों, व्यायाम वी जोड़ आयाम होता है। उसके बाद मनोहर का मनः जोड़ हर होता है, मनोहर, ध्यान रखिएगा मनोहर का मनः जोड़ हर होता है, बी ऑप्शन सही होगा। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं संधि के 3 भेद? एक होता है स्वर संधि, एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा होता है प्यारे बच्चों विसर्ग संधि, तीसरा विसर्ग संधि। याद रहेगा ना। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 भेद होते हैं। आगे है पंचम शब्द का संधि विच्छेद, पम जोड़ चम से होता है पंचम, पन पन पम जोड़ चम, पंच जोड़ म पंचम, पंच जोड़ म हो जाएगा क्या? पम जोड़ चम पंच, पंच जोड़ म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि का भेद नहीं है, कौन भेद नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी बताए संज्ञा संधि नहीं होता है। चलिए स्वर संधि का उदाहरण है, कौन है स्वर संधि का उदाहरण? बाग 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 देवी व्यंजन, आच्छादित व्यंजन है बधुत्व, ये प्यारे बच्चों स्वर संधि हो जाएगा। 17 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 17 का सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? तो वागपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्मय उदाहरण है किसका? ज्योतिर्मय प्यारे बच्चों ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर है कि विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्या जोड़ आलय से विद्यालय होता है ना, तो विद्या जोड़ आलय 20 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। विद्या जोड़ आलय से क्या होता है? विद्यालय होता है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? दध्योदन का संधि विच्छेद, तो दध्योदन का क्या होता है? दधि जोड़ ओदन से प्यारे बच्चों दध्योदन होता है। क्या होता है? दधि जोड़ ओदन से दध्योदन होता है, याद रहेगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीरब का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीरब का होगा निह जोड़ रब, क्या होगा? निह जोड़ रब से प्यारे बच्चों नीरब हो जाएगा। उसके बाद है सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति, तो सु जोड़ उक्ति से बनता है सुक्ति, 23 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सु जोड़ उक्ति से सुक्ति बनता है। उसके बाद नाभिक शब्द का संधि विच्छेद, तो नाभिक का होता है नौजोड़िक, समझ गए ना। उसके बाद महोजस्वी का संधि विच्छेद, महाजोड़ ओजस्वी से बनता है महोजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी से महोजस्वी बनता है। फिर है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पीताम्बर का पिता जोड़ अंबर, पित जोड़ पित जोड़ अंबर से पीताम्बर बनता है, पिता नहीं पित जोड़ अंबर से पीताम्बर बनता है। उसके बाद है स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? सु जोड़ अर्थ से प्यारे बच्चों स्वार्थ हो जाएगा, स्व जोड़ अर्थ से, स्वार्थ का सु अर्थ, स्व जोड़ अर्थ, स्व जोड़ अर्थ। हाँ 27 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे है अज्ञान शब्द कौन समास है? अब देखिए समास से संबंधित क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम समास से संबंधित आपको हम बता देते हैं, समझ गए ना।
कुछ क्वेश्चन हम आपको समास से संबंधित बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे अज्ञान शब्द हो गया, तो अज्ञान शब्द कौन समास है? तो अज्ञान, अज्ञान शब्द प्यारे बच्चों नई समास है। क्या हो जाएगा? नई समास, क्योंकि अ लगा हुआ है ना, ज्ञान का उल्टा अज्ञान, तो जहां पर उल्टा का बोध हो जाए ना तो वहां पर नए लगा दीजिएगा, नए समास। ठीक है ना? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबोदर, देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक चीज बता देते हैं, अगर हम बोले कुछ और अगर अर्थ निकले कुछ और, तो वो होता है बहुब्रीहि समास। जैसे हम बोल रहे हैं लंबोदर, लंबोदर का अर्थ क्या होता है? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। उदर किसका लंबा है? उदर मतलब पेट, पेट किसका लंबा है? गणेश जी का ना पेट लंबा है, तो लंबा है उदर जिसका। अगर हम लंबोदर बोलते हैं तो मतलब गणेश जी का बात हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं बिना पानी, तो बिना पानी सरस्वती जी को कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो हम बोल रहे हैं लंबोदर, तो गणेश जी, तो लंबोदर शब्द बोलते हैं गणेश जी का पता चलता है, मतलब बोल रहे हैं कुछ और पता चल रहा है किसी और के बारे में, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे है प्रत्येक शब्द कौन समास है? तो प्रत्येक, प्रत्येक अव्ययी भाव समास है। समास के बारे में हम आपको बताएंगे, और समास के बारे में ना हमारा वीडियो भी बना होगा प्यारे बच्चों। अगर आप टारगेट बोर्ड पर सर्च मारेंगे तो समास का ना वीडियो बना होगा, और आराम से आप लोग वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है ना? स्वार्थ का संधि विच्छेद हमको डाउट लग रहा है जी। सुजुड़ अर्थ होता है क्या स्वार्थ का? देख लेते हैं एक बार। स्वार्थ का ना, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? नहीं, स्वजोड़ अर्थ होता है, ठीक है। स्वजोड़ अर्थ ही होता है भाई, ठीक है। स्वजोड़ अर्थ ही होता है। आगे चलिए देखते हैं भाई बहन कौन समास है। अच्छा हाँ, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर प्यारे बच्चों कोई आपको शब्द ऐसा मिल जाए जिसमें इस तरीके से अगर कोई शब्द लगा रहे, दो शब्द लिखा रहे और बीच में योजक चिन्ह रहे, जैसे भाई बहन, भाई बहन, देखिए दो शब्द हो गया और बीच में योजक चिन्ह लगा है। उसी तरीके से लिख दिए माता पिता, देखिए हो गया ना, माता पिता। लोटा डोरी, ठीक है, लोटा डोरी, ठीक है ना, लोटा डोरी, ठीक है ना। खाना पीना, खाना पीना, खाना पीना। मार पीट, मार पीट, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द आते हैं। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, ठीक है ना, उतार चढ़ाव। ऊंच नीच, ठीक है ना, ऊंच नीच। अमीरी गरीबी, अमीरी गरीबी, ठीक है। तो ये सब जो शब्द होता है ना, जहां पर दो शब्द लिखा रहे और बीच में योजक चिन्ह रहे, तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, याद रहेगा, द्वंद्व समास कहते हैं। आगे बेमन शब्द कौन सा समास है? बेमन, देखिए मन का उल्टा बेमन होता है, मन का उल्टा बेमन होता है, तो उल्टा बता रहा है ना, तो यहां पर प्यारे बच्चों नए समास आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है देवालय शब्द, देवालय मतलब देवताओं का आलय, देवताओं का घर, तो देवालय किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? देवालय तत्पुरुष समास को कहा जाता है। आगे मुखचंद शब्द कौन समास है? मुखचंद, मुखचंद हो जाएगा कर्मधारय समास। सेनापति में कौन समास है? सेनापति, अगर प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, बीच जैसे हम बोल रहे हैं सेनापति, याद करने का ट्रिक है, समझ गए ना। सेनापति अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेना का पति, क्या हो जाएगा? सेना का पति, तो सेनापति हो जाएगा। बीच में अगर कारक चिन्ह आ जाए अलग करने पर, अलग करने पर अगर बीच में कारक चिन्ह आ जाए तो ध्यान रखिएगा वो तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। याद करने का ट्रिक है, समझ गए ना, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगृह, जैसे देखिए क्या है? राजगृह क्या है प्यारे बच्चों? राजगृह, गृह मतलब होता है घर, तो राजगृह कहने का मतलब क्या हो गया? राजा का घर। क्या हो गया? राजा का घर। बीच में कारक चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह आ गया मतलब तत्पुरुष हो जाएगा। कारक चिन्ह आ गया मतलब तत्पुरुष। जब समास पढ़ाएंगे ना तो ये सब ट्रिक बता देंगे भाई, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है? देखिए दोनों पद की प्रधानता होती है द्वंद्व में। जैसे हम बोलते हैं माता पिता, माता पिता, तो दोनों पद है ना, प्रथम पद और द्वितीय पद, दोनों पद का प्रधानता है, दोनों के बिना अधूरा रहेगा ना, तो द्वंद्व समास प्यारे बच्चों हो जाएगा। आगे अव्ययी भाव समास में
कौन पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, समझ गए ना। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। उसके बाद द्वंद्व समास कौन सा है? देखिए तो इसमें द्वंद्व कौन सा है प्यारे बच्चों? द्वंद्व कौन सा है? दो शब्द है, बीच में योजक चिन्ह है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कितना आसान है। उसके बाद तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, ये तत्पुरुष समास है। पवन पुत्र यानी कि पवन का पुत्र, ये तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। वनवास यानी कि वन में जाकर के वास करना, ये तत्पुरुष समास है। चौराहा प्यारे बच्चों दिग्गु हो जाएगा। चौराहा संख्या का बोध करा रहा है ना, और संख्या का बोध करा दे वो दिग्गु हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है ना, त्रिभुज, पंचभुज, ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएगा? संख्या का बोध करा रहा है ना, संख्या का बोध करा दे उसे दिग्गु कहते हैं। तो समास से संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उपसर्ग से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। विपरीतार्थक शब्द रहेगा, जैसे प्यारे बच्चों चोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो चोर का विलोम क्या हो जाता है? चोर का विलोम क्या होता है बताइए? साधु होता है। तो इस प्रकार से विपरीतार्थक शब्द भी कुछ रहेंगे। तो लगभग लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कुछ रहेगा, अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे आपसे पूछते हैं सत्य के लिए आग्रह, इसका क्या हो जाएगा एक शब्द? बताइए। सत्य के लिए आग्रह, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? सत्याग्रह हो जाएगा। सत्य के लिए आग्रह यानी कि सत्याग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके चंद्र पर शेखर हो तो वो चंद्रशेखर कहलाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों रहता है। अच्छा उसके बाद देखिए आप क्या रहेगा बता देते हैं। उसके बाद ना आपके परीक्षा में एक रहता है प्यारे बच्चों अपठित गद्यांश। क्या रहता है? याद रखिएगा, क्या रहता है? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में क्या रहेगा कि आप लोगों को एक टॉपिक दे देगा, समझ गए ना। आप लोगों के सामने प्यारे बच्चों एक टॉपिक रहेगा, समझ गए ना। आप लोगों के सामने क्या रहेगा? मतलब एक टॉपिक रहेगा और उस टॉपिक में से प्रश्न आपको खोज करके लिखना रहेगा। मतलब समझ लीजिए कि एक पैराग्राफ आपको दे देगा, समझ गए ना। एक पैराग्राफ प्यारे बच्चों आपको दे देगा। स्वर्ग का सुजोड़ अर्घ होता है, हो सकता है भाई मिस्टेक हो रहा होगा हमसे, ठीक है ना। सुजोड़ अर्घ होता है, हाँ ये भी सही है। चलिए अपठित गद्यांश में क्या करेगा? आपको एक पैराग्राफ दे देगा और उस पैराग्राफ में से आपको आंसर लिखना होगा। पैराग्राफ दे देगा और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों स्वर्ग का संधि विच्छेद पूछ रहे हैं ना। स्वर्ग का होता है सुजोड़ अर्घ ही होता है भाई, स्वजोड़ अर्घ मत करिएगा, सुजोड़ अर्घ ही होता है। कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। सुजोड़ अर्घ ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपठित गद्यांश में क्या करेगा? गद्यांश दे देगा और वहां से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या रहता है प्यारे बच्चों? उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन में क्या रहेगा? निबंध लिखने के लिए आएगा, समझ गए ना। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या लिखने के लिए आएगा? निबंध लिखने के लिए आएगा। निबंध जैसे महात्मा गांधी पर निबंध हो गया, ठीक है ना। महात्मा गांधी पर निबंध हो गया, ठीक है। प्रदूषण पर निबंध हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज पर? कंप्यूटर पर निबंध हो गया, कंप्यूटर पर निबंध हो गया। इसके अलावा दशहरा पर हो गया, इसके अलावा दीपावली पर हो गया। ये सब पर ना, ये सब में से किसी एक पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। ये सब में से किसी एक पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। ये सब में से किसी एक पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है। गणतंत्र दिवस, जैसे अभी देखिए स्वतंत्रता दिवस आ रहा है ना, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है ना, तो स्वतंत्रता दिवस पर लेख लिखने के लिए आ सकता है। स्वतंत्रता दिवस के अलावा गणतंत्रता दिवस पर लेख लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। गणतंत्रता दिवस पर लेख लिखने के लिए आ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए ना। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा इसके बाद ना, ये सब तो हो गया प्यारे बच्चों लेख लिखने के लिए। लेख लिखने के अलावा ना पत्र लेखन आता है। क्या आता है? पत्र लेखन आता है, ठीक है ना। क्या आता है? पत्र लेखन। अब प्यारे बच्चों पत्र लेखन कैसे लिखाएगा? पत्र जैसे हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम जैसे मान लिया जाए कि पटना से पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे जो कॉपी आपका होता है ना, कॉपी के दाहिने साइड में आपको ऊपर में लिख देना है पटना, ठीक है, पटना। और आज कितना तारीख है प्यारे बच्चों? आज कितना तारीख है? 25 तारीख है ना, तो 25 तारीख लिख देंगे,
25 तारीख 7वां महीना 2023। ठीक है, मतलब इस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, कहां से? पटना से। लिखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं पटना से। अगर प्यारे बच्चों हम अपने माता जी को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय, ठीक है ना, प्रिय माता जी। ठीक है, प्रिय माता जी, प्रिय माता जी। और माता जी हैं तो उनको प्रणाम करेंगे, लिखेंगे सादर प्रणाम। ठीक है ना, सादर प्रणाम, प्रिय माता जी सादर प्रणाम। फिर यहां से लिखना शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे? मैं यहां कुशल से हूं, मैं यहां कुशल से हूं और उम्मीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी, उम्मीद करता हूं कि आप भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। ठीक है ना, आप भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। है ना, ये पहला लाइन लिख दिए। उसके बाद दूसरा लाइन क्या लिखेंगे? दूसरा लाइन लिखेंगे कि आपका चिट्ठी हमें, आपका चिट्ठी हमें, आपका पत्र हमें, आपका पत्र हमें कल ही प्राप्त हुआ, कल ही, आपका चिट्ठी हमें कल ही प्राप्त हुआ, आपका चिट्ठी हमें कल ही प्राप्त हुआ। मैंने यह देखा कि में आप अपने स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। इसके बाद मुझे चिंता होने लगी है, इसके बाद, इसके बाद मुझे चिंता होने लगी है ना, चिंता होने लगी है। मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी इसी वक्त आपको देखने के लिए आ जाऊं, अभी इसी वक्त आपको देखने के आ जाऊं, पर मैं मजबूर हूं, पर मैं मजबूर हूं। आप अपना ख्याल रखना और डॉक्टर से दिखा लेना, आप अपना ख्याल रखना। मैंने इस प्रकार से करके प्यारे बच्चों आप लोग चिट्ठी लिख दीजिएगा, आप अपना ख्याल रखना और डॉक्टर से दिखा लेना, छोटे भाई को अपने साथ रखना ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से करके ना आप लोग क्या करेंगे, चित्र हाँ, इस प्रकार से करके क्या करेंगे, आप लोग प्यारे बच्चों पत्र को लिख लेंगे। और जब पत्र लिखा जाए, जब पत्र प्यारे बच्चों लिखा जाए तो सबसे नीचे में क्या लिखना है? ठीक है ना, जब पत्र लिखा जाए ना तो सबसे नीचे में आप लोगों को यहां पर क्या लिखना है? आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र। क्या लिख देना है? अपना नाम लिख देना है। क्या लिख देना है? अपना नाम लिख देना। जैसे हम अपना नाम लिख दिए प्रिंस कुमार। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये पत्र लिखा जाता है। और अगर इस प्रकार से पत्र लिखते हैं ना, पत्र लिखते हैं तो फिर आप लोगों का एकदम आसानी से सब कुछ लिखा जाएगा। टाइम हो गया है सर? अच्छा, टाइम हो गया है। अच्छा, इसके अलावा प्यारे बच्चों एक पत्र लिखने के लिए आता है प्रधानाध्यापक के पास, तो उसमें भी आप लोग ऐसे ही लिख देंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। समझ गए ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने स्कूल का नाम लिख देंगे महाशय। सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूं, मेरा नाम ये है, मेरे बड़े भाई की शादी है जिसके कारण मैं विद्यालय आने में अगले 5 दिन तक असमर्थ हूं, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि अगले 5 दिन का छुट्टी मुझे उपलब्ध करा करके परम यश के भागी बने। इस प्रकार से करके ना आप लोग श्रीमान जी के पास पत्र लिख देंगे, अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख देंगे। समझ गए? या फिर कभी कभी प्यारे बच्चों संवाद भी आ जाता है, दो व्यक्ति जैसे आपस में संवाद करते हैं ना, उस प्रकार से संवाद आता है, तो संवाद भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के इसी तरीके से आप लोग को परीक्षा में जाना है और परीक्षा में जाकर के टोटल लिख के आना है। तो चलिए एक बार जोर से जरा बताइए,
जोर से बताइए, प्यार से बताइए कि प्यारे बच्चों आज पूरा लिखा जाएगा ना आपके परीक्षा में। जल्दी से बताइए अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ एक बार जल्दी से बता दीजिए, आज लिखा जाएगा ना मेरे भाई? जल्दी से बता दीजिए, आज लिखा जाएगा ना? एक बार जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दीजिए, आज लिखा जाएगा ना? फटाफट से बताइए कमेंट करके, कमेंट करके ना फटाफट से बता दीजिए, लिखा जाएगा ना? ओके सर, यस सर, लिखा जाएगा। वाह क्या बात है सर, गर्दा उड़ा के आएंगे। अरे आप लोग तो गर्दा ही उड़ाते हैं ज्यादा। लिखा जाएगा ना? चलिए बहुत बढ़िया। और अगर प्यारे बच्चों कोई बच्चा ऐसा है जो अभी तक इस टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, तो अगर आप स्कूल जाते हैं तो बीच में मार्केट आता होगा, वहीं पर जाइएगा आराम से, साइबर कैफे में जा करके किसी से भी पैसा पे करवा करके आराम से प्यारे बच्चों इस कोर्स में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट टर्मिनल है, अभी तो असली टर्मिनल बाकी है, समझ गए ना? तो वहां तक प्यारे बच्चों आप लोगों को पहुंचाना है, ठीक है? चलिए, तो जाइए प्यारे बच्चों, एकदम जाइए आराम से, प्यार से और खुश होकर के जाइए, और परीक्षा में पूरा लिख लीजिएगा। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, इस परीक्षा का वैल्यू नहीं है, लेकिन परीक्षा में सवाल छोड़ना नहीं है। एक एक क्वेश्चन को एकदम रट जाना है, लिख लेना है एक एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, एक एक क्वेश्चन को पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, अब आज की इस क्लास को प्यारे भाई यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब अगला क्लास तो होगा ही नहीं एप्लीकेशन पर वाला, बाकी गणित वाले भी क्लास जो है वो शाम में 5 बजे शिफ्ट कर दिया गया है, तो वहां से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, बाकी आगे मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में एकदम जबरदस्त तरीके से। तब तक के लिए